नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में है। और ये टॉपिक आपके सीजी टेट है और सीजी टीचर भर्ती के अंतर्गत है, जो कि पेपर 1 का भाग है। ठीक है, पेपर 1 का यहाँ भाग है। तो आज हम लोग जो शिक्षा नीति है, यानी कि जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें कितने धाराएं हैं, उसमें कितने अधिनियम हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें इसी से संबंधित लगभग 20 ऐसे वस्तुनिष्ठ के प्रश्न को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर निवेदन ये रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पर आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस बात के लिए कहा गया है इस चीज को। तो क्या है यहाँ पर, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। जो डेट बता रहा हूँ ना, उसको याद करना है, नोट करना है, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस कानून के अंतर्गत 2011 में गरीब बच्चों को आरक्षण का लाभ सिर्फ कक्षा 1 में मिलेगा। उसके बाद बच्चे अगले वर्ष अगली कक्षा में भी इसी लाभ को पाते रहेंगे। कानून के अंतर्गत सभी विद्यालयों में, जो कि निजी विद्यालय सहित गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होगी, लेकिन इनकी शुरुआत कक्षा 1 से होगी। देखो, कहने का मतलब क्या है, ये जो अधिनियम है, आरटी एक्ट है, वहां 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए यहाँ कानून लाया गया है। एक तो सबसे पहली बात क्या है, मुफ्त है और अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक तो क्या है, सरकारी स्कूल में वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल चलाता है या संचालित हो रहा है, वहां पर अगर कोई करना चाहे इस एक्ट को लागू, एक तो सरकार के माध्यम से होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें 25% सीट रखना जरूरी है। जैसे कि किसी विद्यालय में 100 सीट है, तो उस 100 सीटों में से 25% सीट ऐसे है जिसके लिए आरटी एक्ट के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उसके लिए प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये जैसे कि क्या है, पहली क्लास है, बच्चे जैसे कि पहली क्लास में भर्ती होगा ना, तभी जाके यहाँ नियम लागू होगा। दूसरे या तीसरे क्लास में जाकर नियम लागू नहीं होगा, पहले ही क्लास में होगा, उसके बाद निरंतर वहां चलता रहेगा। इतना समझ गए ना। अब देखते हैं यहाँ पर, संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों में संशोधन के बाद उनमें अनुच्छेद 21 ए जोड़कर शिक्षा एक मौलिक कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं मुख्य रूप से आरटी एक्ट 2009। जब भी मैं ऐसा बोलता हूं ना, तो इसका मतलब होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होता है। ठीक है, इसमें कुल 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। जैसे कि हमारे देश का संविधान है, तो देश के संविधान में क्या है, कितना है, 22 भाग है, या इसे अध्याय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 कितना है, अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 मूल रूप से है। तो इस तरीके से इसमें भी कहा गया है 7, 38 एक हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को भी देखे थे, संवैधानिक जो प्रक्रिया हुआ था, क्योंकि देश में कोई भी जो नियम बनता है या राज्य में कोई भी नियम बनता है तो वहाँ लोकसभा या विधानसभा में जाता है, तभी जाके होता है। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसे राज्यसभा में ले जाया गया, जिसके अंतर्गत राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित कर दिया गया था। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी इसे पारित कर दिया। ठीक है, अब जब दोनों जगह पारित हो गया है, इसका मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बस शेष है। तो राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने उस समय हस्ताक्षर किया और इसे अधिनियम बनाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण रूप से जो लागू है पूरे देश में, वहां 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। समझ आ गया ना। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पास हुआ है, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पास हुआ है,
26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने साइन किया है और 1 अप्रैल 2010 को यह संपूर्ण देश में लागू हो गया। प्रश्न आता है कि जो आरटी एक्ट 2009 है वहां कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी और है कि जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, श्री मनमोहन सिंह रहेगा। और उस समय की जो तत्कालिक राष्ट्रपति है वह श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था ना 7 अध्याय हैं, तो उन 7 अध्याय के नाम को यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला अध्याय में क्या दिया गया है, इस आरटी एक्ट के प्रारंभिक जानकारी के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, दूसरा एक्ट में है, यानी कि दूसरा अध्याय में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बच्चों को निःशुल्क है और अनिवार्य शिक्षा है। अनिवार्य शिक्षा कब तक है, 14 साल तक से। अगर कोई बच्चे 15 साल का है और अगर वो पढ़ना ना चाहे तो फिर छोड़ो, वो पढ़ने नहीं चाहते ना तो फिर से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई 14 साल 13 साल का बच्चा है ना तो उसे पढ़ाना जरूरी है, ये अधिकार है। ठीक है, तीसरा क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य होंगे, यानी कि तीनों का अलग अलग रूप रहता है, चाहे वहाँ केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, फिर वहाँ के जो जैसे कि वो रहते हैं ना, जिला शिक्षा अधिकारी है, फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, फिर गांव के जो या स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनके बारे में है, फिर उनके माता पिता का भी कर्तव्य रहता है। तो इसमें क्या है, अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है अध्याय 4। तो अध्याय 4 में क्या है, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में इसमें दिया गया है। अध्याय 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। उसके बाद अध्याय 6 में क्या दिया गया है, बालकों के अधिकार का संरक्षण है, यानी कि बालकों को किस अधिकार दिया गया है, कैसा अधिकार दिया गया है, उनको संरक्षण किस प्रकार से है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद 7वां है प्रकीर्णन है। तो इस तरीके से 7 अध्याय हो गया। दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कई लोग जो है मैंने शुरू से कहा था कि आप जो है ना सिलेबस का एक फोटोकॉपी लेकर रखना और प्रत्येक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, आप जो है उसे टिक लगा कर देखना कि कब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सब चीज को भी, गणित का भी है और हिंदी का भी है, एसएसटी का भी है, पर्यावरण का, सब चीज को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ मुख्य धाराएं को देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर धाराएं लगभग तो 38 है, तो मैं 38 को तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे धाराएं जो कि इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले धारा नंबर 3 है, उसमें क्या बोला गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार 6 से 14 वर्ष तक। जैसे कि बताया ना अभी, 6 वर्ष में क्या होता है, बच्चे पहली क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद जो है 14 वर्ष तक के अवस्था तक से उस बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर आता है धारा नंबर 4। तो ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, उन्हें उनकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई बालक है 10 वर्ष का, ठीक है, अब वो 10 वर्ष का बच्चा है, उनके पास शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है या उनका रुचि नहीं है, तो ऐसे बालकों को ढूंढना है और उन्हें उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे पूर्ण कराना इनका उद्देश्य है धारा नंबर 4 के हिसाब से। फिर आता है धारा नंबर 5। इसमें क्या है, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार होता है। कभी कभी होता है क्या है कि बच्चे जैसे कि पहली क्लास से दूसरी क्लास कोई दूसरे स्कूल में कर लिए, फिर तीसरी क्लास को कोई और दूसरे स्कूल में, क्योंकि उनका फैमिली का हो सकता है ट्रांसफर हो गया या कोई अलग जगह जाना है, तो ऐसे में क्या है, स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है कि आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो। प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का फीस ना हो। तो आरटी एक्ट के तहत अगर कोई सरकारी, जैसे कि एक तो क्या होता है सरकारी स्कूल में तो फ्री ही चलता है, अगर प्राइवेट स्कूल में बताया था ना, यहाँ पर 100 सीटों में से लगभग 25 सीटें ऐसे हैं जो कि आरटी एक्ट के तहत रखा गया है, तो इसमें किसी भी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था नहीं की गई है, इनकी फ्री रहेगा। धारा नंबर 20 में किस बात को उल्लेख किया गया है कि अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है। अब देखो केंद्र के पास क्यों है, अभी बताने वाला हूं नीचे में, क्योंकि ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम के तहत अंतर्गत आता है। जैसे कि एक तो केंद्र सरकार के पास है कि राज्य सरकार के पास है या समवर्ती सूची है, तो उसको मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है,
उसके बाद है धारा 21 में क्या बोला गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होगा। आप देखना जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, या अपने आसपास के गांव में देखना स्कूल है, अब वहां पर बहुत से बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो वहीं पर ही एक समिति का गठन करता है। जैसे कि जितने भी बच्चे आते हैं ना, उनके माता पिता को बुलाते हैं और उनमें से एक एक लोगों का एक समिति बनाते हैं, फिर उसी में से अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य का गठन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे का जो है पढ़ाने में, जैसे कि कोई पढ़ रहा है तो उनका प्रोसेस है, क्या चल रहा है, उनको जो मध्याह्न भोजन दे रहा है उसकी जांच भी करना है, समय समय पर जो कार्यक्रम होता है उनका निगरानी भी करना है। तो कुल मिलाकर इनका गठन करना है, इन समिति का जो शाला प्रबंधन समिति रहते हैं उनका गठन करना रहते हैं। धारा नंबर 25 में क्या है कि छात्र शिक्षक का अनुपात है, यानी कि एक टीचर के अंतर्गत कितने बच्चे होना चाहिए। अगर स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं या अगर 30, 60, 90 के हिसाब से बच्चे हैं तो उसके लिए भी इसमें अनुपात की व्यवस्था की गई है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। धारा नंबर 28 में क्या है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है, यानी कि जो टीचर, सरकारी टीचर की बात है ये, पढ़ा रहा है स्कूल में, ठीक है, लेकिन वहाँ उसी जगह पर अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन देता है तो ये इसके लिए क्या बोला गया है, मतलब निषेध बोला गया है। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी टीचर कि उसी जगह पर रहकर बच्चों लोगों को जो अलग से प्राइवेट ट्यूशन देते हैं ना, वो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, निषेध किया गया है। धारा नंबर 33 में क्या है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय है और यहाँ पर राज्य है, तो दोनों स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की संख्या, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा समझना। एक तो है 2 क्लास है, एक तो है 1ली से लेकर 5वीं तक है और एक है 6वीं से लेकर 8वीं तक है। तो हम लोग देखने वाले हैं 1ली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए बालकों की संख्या है एक तरफ है शिक्षकों की संख्या, ठीक है। अच्छे समझना क्या बोल रहा हूँ चीज को। मान लो जाए उस स्कूल में 60 बालक हैं, ठीक है, 60 बालक हैं, तो उनके लिए जो शिक्षकों की संख्या होना चाहिए वहां 2 रहेगा। इसका मतलब क्या है, 30 बच्चों पर एक शिक्षक, है ना। उसके बाद है 61 से 90 बालक अगर हो। देखो बालक जब भी बोलता हूँ ना तो बालक मतलब लड़का के लिए नहीं है, इसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 शिक्षक होना चाहिए। अगर 91 से 120 है तो 4 शिक्षक होना चाहिए। 121 से 200 बालक है तो उसके लिए 5 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन अगर 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक है और प्लस 1 प्रधान अध्यापक होना चाहिए। और 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात रहेगा वहां 40:1 रहेगा। यानी कि जिस स्कूल में 200 टीचर है तो वहां पर 40 अनुपात, यानी कि 40 क्या है, बच्चों की संख्या है और एक टीचर रहना चाहिए, ये अनुपात है। लेकिन यहाँ पर मैंने शुरू में क्या बताया था कि 30 बच्चों पर एक टीचर है। वो कब की बात है, जब 200 से कम हो तब की बात है, ठीक है। तो ये हो गया 1ली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक से बच्चों के लिए। अब 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चे के लिए क्या है, कम से कम प्रति कक्षा में एक शिक्षक जिसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए हो। जैसे कि कोई क्लास है वहाँ पर मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, गणित और साइंस का है ना, तो उसके लिए एक टीचर होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के लिए एक टीचर होना चाहिए और जो भाषा रहता है उनके लिए भी एक टीचर होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है RT एक्ट 2009 में, ठीक है। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं भवन कैसा हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय। जैसे कि कोई टीचर है तो उसके लिए क्या है, कोई क्लास में जा रहे हैं ना तो उसके लिए पर्सनल एक कमरा होना चाहिए। लेकिन आए दिन आपको जैसे कि टीवी में देखना, न्यूज़ में देखना, समाचार पत्रों में देखना, कभी कभी होता है क्या है कि एक ही हाल के अंतर्गत 2 से 3 क्लास चलता है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। अगर है तो सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि RT एक्ट है या फिर अलग अलग समय समय पर उनका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई स्तर ऐसे है जहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही पिछड़ा है। क्योंकि देखना, आप भी देखना, कोई रूम है, ठीक है, बड़ा सा हॉल है, उसमें एक क्लास इधर चलता है और एक क्लास इधर चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हाल जो 2009 का एक्ट है उसके आधार पर क्या है, एक क्लास में एक टीचर होना चाहिए जो कि बच्चों को पढ़ाता हो। साथ ही साथ टीचरों के लिए एक अलग से कार्यालय होना चाहिए।
बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए, मतलब स्कूल ऐसा होना चाहिए कि जो गांव या शहर से इतना ज़्यादा दूरी पे भी ना हो जो कि बच्चे ना जा सके, या कुछ ऐसे रास्ता भी ना हो जो कि खराब हो। ठीक है। उसके बाद है लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पर्याप्त पेयजल की सुविधा होना चाहिए, दोपहर के भोजन के लिए रसोई कक्षा अलग से होना चाहिए। उसके बाद है खेल का मैदान होना चाहिए। तो इतना जो है जरूरी है वहां स्कूल के लिए, भवन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे। दोस्तों यहाँ पर मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि समय आपके पास फुल है। आप ये मत समझना कि हमारे पास बहुत समय है आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि यही जो है आज अगर मतलब थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे तो कल के डेट में यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए क्या है, धीरे धीरे लगे रहो, आपका सिलेबस होता जाएगा। न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे इसको भी देखते हैं। तो 1 से 5वीं तक से कक्षा के लिए कम से कम साल में 200 दिन कक्षा लगना चाहिए। कितना है, 200 दिन कक्षा लगना चाहिए। ठीक है। जिसमें घंटों की संख्या कुल मिलाकर है 800 घंटे कंप्लीट होना चाहिए। और 6वीं से 8वीं के लिए क्या है, 200 दिन होना चाहिए, साथ ही साथ 1000 घंटे इसके लिए होना चाहिए। ठीक है। अब प्रतिदिन शिक्षण कार्य है, अब इसको भी देखते हैं। ये तो खैर वार्षिक हो गया, अब देखते हैं प्रतिदिन। तो प्राइमरी कक्षा यानी कि 1 से 5 तक की कक्षा के लिए प्रतिदिन 4 घंटे क्लास होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8वीं तक से 4.5 घंटे का क्लास होना चाहिए। ये सिर्फ क्लास है। उसके बाद बीच बीच में जैसे कि 10 मिनट लघु संख्या के लिए है, उसके बाद एक शायद 45 मिनट भोजन के लिए है। तो इस तरीके से होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित है, कौन कौन से निम्नलिखित है उस चीज को देखते हैं। एक तो क्या है, बच्चों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा, है ना। 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखना कभी कभी होता क्या है कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने घर से जब प्राइवेट स्कूल के लिए बस बैठते हैं तो स्कूल तक से जाते जाते कम से कम 1.5 घंटा समय होता है। फिर उसी स्कूल से घर आते आते 1.5 घंटा समय, यानी कि बच्चे का 24 घंटे में 3 घंटे ऐसे समय रहता है जो कि बस में ही निकल जाता है। आप सोच के देखो, 1 घंटा बस चढ़ोगे ना तो शरीर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, 3 घंटा, एक दिन में 3 घंटा चल रहा है। तो इससे होता क्या है कि इससे बच्चे का पढ़ने का मन भी नहीं करता और थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ रहता है, क्योंकि यात्रा में सफर में ऐसे ही होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का जो स्कूल रहता है वह जितना नज़दीक हो, जितना कम दूरी का हो, वो सबसे बेहतर रहता है। दूसरा प्रश्न क्या है, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या है कि घर घर जाकर स्कूल से छोटे बच्चों की खोज की जाएगी। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको घर घर जाकर पता करना है कि कौन सा नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसे स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। अब टीचर तो बार बार नहीं जा सकता है ना, तो उसके लिए क्या है, उनके माता पिता की भी जवाबदारी है कि अपने बच्चों को स्कूल तक जरूर भेजें, अच्छे से भेजें। अगर नहीं जा रहा है तो उसको अब कम से कम थोड़ा सा प्रेशर डाल के भेजना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक, यानी कि 6 माह बाद तक बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। हो सकता है कभी कभी बच्चे प्रवेश लेने में लेट हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सत्र प्रारंभ होता है उसके 6 माह तक से भी बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। उसके बाद है राज्य सरकारों को 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी होगी। प्री स्कूलिंग मतलब क्या होता है, 6 वर्ष से वही जो आंगनबाड़ी है ना। अगर प्राइवेट में जाता है तो PP1 PP2 आ जाता है, इसमें क्या है आंगनबाड़ी रहता है। निजी स्कूलों में कंपटीशन फीस और बच्चों की स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये जो है निजी स्कूलों के लिए बात कही गई है। विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होगी, यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि दिव्यांग और विकलांग बच्चों को पढ़ा सके। उसके बाद है सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। अनट्रेंडेड शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी होगी, जैसे कि क्या है B.Ed और D.Ed है ना। उसके बाद है 3 वर्ष में सरकार को सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तो ये यहाँ पर जो है RT एक्ट अधिनियम का मैंने संपूर्ण जानकारी बता दिया है। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ के रूप में रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे जरूर देखें। तो पहला क्या आ जाता है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। आपको बताना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जब लागू किया गया तो इनका उद्देश्य क्या था? बताओ इसका आंसर। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD में, सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको खुद से दे लेना तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आंसर लगा के देखना। सही जवाब आ जाएगा दूसरा रहेगा, यानी कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है, लाया गया है। दूसरा प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? मैंने बताया था ना, देश में कब लागू हुआ है। ये रहेगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन 2009 देश में लागू किया गया। अगला है, RT एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमको क्या करना है, असत्य कथन को छांटना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 2009 में लागू जब भी देश में संविधान बना है तो वहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ता था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 धारा के तहत वहाँ अलग राज्य की श्रेणी में आता था। हालांकि अगस्त 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है ना, अगस्त 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब जो है वहाँ पर लागू हो गया है, लेकिन जो प्रश्न आया है उस हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। ये भी बात सही है, क्योंकि उस समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले इसकी भूमिका में बहुत ही ज़्यादा अग्रसर थे। उसके बाद तीसरा क्या है कि इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों के, अभिभावकों और सरकार के दायित्व की भी निर्धारित किया गया था। टीचर है, छात्र है और उनके अभिभावक, इन तीनों की जवाबदारी थी या इनके जो है दायित्व के बारे में कहा गया था। उसके बाद है डी, इसका मतलब है आंसर डी रहेगा, क्योंकि डी में क्या बोला गया है कि यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कम शुल्क में शिक्षा का प्रावधान करता है। तो गलत है, क्योंकि कम शुल्क नहीं, निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, RT एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो RT एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एक तो है अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ये तो जरूरी है। ठीक है, और अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। तो आजकल तो यही चलता है, मतलब जो टीचर पढ़ाने के लिए है उनको क्या करते हैं, मध्याह्न भोजन के लिए लिस्ट बनाओ, फिर उसका फाइलिंग करो, यही सब चीज काम हो गए हैं। मतलब देखता हूँ ना मैं, कभी कभी होता क्या है कि जो टीचर है वहाँ अपने टीचिंग को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर रहे हैं स्कूल में। ऐसा हो गया क्योंकि फाइल वर्क बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिलहाल तो यही सही है। उसके बाद तीसरा क्या है, अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, यानी कि ट्यूशन नहीं करेंगे, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, संबंधित प्रावधान नहीं है, तो डी नंबर नहीं है, क्योंकि कक्ष में मोबाइल उपयोग प्रबंधित रहेगा, ऐसा नहीं है। टीचर मोबाइल ले जा सकता है स्कूल में, कक्षा में। अगला है, RT एक्ट 2009 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बारे में सुमेलित नहीं है, उस चीज को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक का अनुपात 1:30 होगा, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 दिन होना चाहिए। प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे लगभग 800 घंटे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताया था ना, 1 से 5 तक के लिए 800 घंटे है और 6 से 8 के लिए 1000 घंटे है। और शिक्षण का अनुपात है 1:30 तो रहेगा ही, लेकिन अगर 200 विद्यार्थी है उसके बाद अगर होता है तो उस हिसाब से 40 बच्चों पे एक टीचर रहेगा। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी सुमिलित है, सही रहेगा डी नंबर का। ठीक है, छठवां नंबर का प्रश्न है कि RT एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 38 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 38 में इस बात के लिए कहा गया है कि ये जो है राज्य सरकार इस एक्ट का, इस अधिनियम का पालन करते हुए अपने राज्य में लागू कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न ला रहा हूँ ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, आप इस चीज को जरूर देखना। सातवां प्रश्न है कि RT एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रावधान है। तो कौन कौन से प्रावधान है, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है यहाँ पर,
सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा, बिल्कुल सही बात है। एक तो सरकारी जगह पे होगा और साथ ही साथ सरकार जो वित्त पोषित है यानी कि सरकार के माध्यम से जो खुला हुआ है वहां पर लागू होगा। बी है छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि फीस लेना इसमें गलत है क्योंकि ये निःशुल्क है। तीसरा क्या है, अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अब भाई टीचर तो एक ही बार जाकर बोलेगा, लेकिन अभिभावकों का भी दायित्व होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजे, साथ ही साथ जाए भी, अगर नहीं जाता है तब की बात है। चौथा ऑप्शन क्या है, अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से कम एज के हैं बच्चे तो उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर ई नंबर सही रहेगा जो कि 7वां प्रश्न का है। 8वां प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है, तो क्या प्रावधान नहीं है इस चीज को देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है, विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा, तो बिल्कुल सरकार का होगा। दूसरा क्या है, किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी मतलब कक्षा में रोका नहीं जाएगा, तो प्रारंभिक जो शिक्षा है पूर्ण करने तक इसे किसी भी कक्षा में रोकना नहीं है। प्रत्येक निजी विद्यालयों को अल्प आय वाले, दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि रोका नहीं जाएगा है ना, तो जैसे कि क्या होता है, पहली क्लास में जो भर्ती होता है उनका एज लगभग रहता है 6 साल का, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं है ना, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें रोकना नहीं है बच्चे को। लेकिन कल की न्यूज़ में मैंने शायद उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे भेजा भी था, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्द जो 8वीं तक पास करना है ऐसा नियम चल रहा है ना छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या हो रहा है कि शिक्षा का स्तर बहुत बुरी तरह से गिर गया है। बच्चे जो है 9वीं और 10वीं में जाकर लटक रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है सरकार कि 5वीं और मतलब 8वीं को भी बोर्ड करने की तैयारी में है। वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से लिया जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों का जो स्तर है वहाँ सुधरता भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि प्रत्येक निजी विद्यालयों को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी, मैंने शुरू से बताया था। और डी नंबर का ऑप्शन है पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया जाएगा, तो ये आंसर सही रहेगा जो कि प्रावधान नहीं है डी नंबर का, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A संबंधित है, तो शुरू से मैंने बताया था 21A जो है भारतीय संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से यहाँ संबंधित है, सी आंसर सही रहेगा। अगला है शिक्षा विषय है, मैंने बताया था शुरू में शिक्षा विषय है, कैसा विषय है, संघ सूची है कि राज्य सूची है कि समवर्ती सूची है या अवशिष्ट सूची है। देखो संघ सूची में होता है क्या है कि जिसमें केंद्र सरकार ही नियम बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार ही नियम बनाते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। लेकिन जहां पर विवाद की स्थिति हो उसमें केंद्र सरकार के जो नियम रहता है उसे ही मान्य किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा समवर्ती सूची रहेगा, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर इसमें नियम बनाता है। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। देखो मैंने जो बताया था थ्योरी में वही प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। तो एक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक यानी कि जो उनका सब्जेक्ट है पढ़ाने का छोड़ को, मतलब पढ़ाने को छोड़ कौन कौन से और गैर कार्य कर सकते हैं। एक तो है जनगणना, हर 10 साल में होता है, वो करेगा, कौन करेगा, टीचर करेंगे, ठीक है। आपदा राहत, मान लो जाए कोई आपदा हो जाता है तो उनकी जो है जांच पड़ताल करना है या राहत देना है तो उनके माध्यम से भी रहते हैं। तीसरा है चुनावी संबंध, क्योंकि चुनाव निपटाने का कार्य टीचरों का होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा उपयुक्त, लेकिन आजकल कुछ अलग ही होता है। उसके बाद है 12वां नंबर का प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं किया गया है, तो क्या प्रावधान नहीं किया गया है। एक तो पहला क्या है, घुमंतु बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को शारीरिक दंड देने का, तो ये गलत बात है क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में बच्चों को दंडित करना, पनिशमेंट करना ऐसा बात नहीं कहा गया है, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा बी नंबर के। अगला है शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षा को जो देखो 2009 का एक्ट है जिसे 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, लागू किया गया था।
लेकिन आपको ये देखना है मूल अधिकार कब घोषित किया गया है, तो ये रहेगा 2002 में किया है, 2002 में किया है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए 2009 में आरटी एक्ट दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ये रहेगा केंद्र व राज्य सरकार का रहेगा। मैंने बताया था ना जो समवर्ती सूची है वह इसी के अंतर्गत आता है आरटी एक्ट के तहत। तो स्वाभाविक रूप से 6 से 14 वर्ष यानी कि आरटी एक्ट आ गया, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर नियम बना सकता है और इसे संचालन करता है। अगला है आरटी एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया, क्योंकि कोई भी नियम बना है तो बन गया, लेकिन बाद में उसमें कुछ न कुछ संशोधन करते हैं। तो पहली बार कब किए गए हैं, 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है 2012 में संशोधन किया गया था, जिसमें 2 पॉइंट है। एक तो है जैसे कि मदरसा है, वैदिक पाठशाला जैसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को इस अधिनियम से बाहर किया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अधिकार प्रावधान देना, इसे भी इसमें लिया गया है। उसके बाद यह है दूसरा संशोधन 2019 में किया गया, जिसके अंतर्गत जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 इसमें किया गया है, मतलब कॉमन से इसमें चेंजेस किया है। 16 नंबर का प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा में से अभिप्रेरित है। तो क्या अभिप्रेरित है, 1 से लेकर 8वीं तक है ना। आरटी एक्ट बताया था 6 से लेकर 14, तो 6 से लेकर 14 तक कितना आता है, 8वीं क्लास तक आएगा है ना। 8वीं क्लास तक, 8वीं कक्षा तक यहाँ आ जाएगा। अगले है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है। जैसे कि होता क्या है, कोई कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, निजी विद्यालय खोलते हैं, चाहे वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर हो या कोई अलग से कुछ विद्यालय हो, तो उसके लिए भी सरकार का प्रावधान किया गया है इस आरटी एक्ट के तहत। धारा नंबर 18 इसमें इस बात को उल्लेख किया गया है कि क्या क्या लगता है, उसके लिए मान्यता क्या है, उन सभी के बारे में उसमें दिया गया है। 18 नंबर का प्रश्न है आरटी एक्ट में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है। तो स्थानीय प्राधिकारी का आशय मतलब शुरू में बताया था नगर पालिका या नगर परिषद होता है, जिला परिषद या नगर पंचायत होता है, या जो ग्राम पंचायत होता है, और उपयुक्त सभी। तो ये रहेगा जो कि स्थानीय प्राधिकारी के रूप में गठन किया जाता है। 19वां नंबर का प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। तो शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है, तो क्या कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है कि विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना है, यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। तीसरा, प्रत्येक बालक की शिक्षण ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षा करना है, यानी कि कई बच्चे ऐसे थे जो कि ठीक से समझ नहीं पाते, तो उसको उस हिसाब से पढ़ाना है। और चौथा क्या है कि छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर्याप्त ध्यान देना, तो ये ऐसा बात नहीं है। आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा, जो कि इनका कर्तव्य नहीं है, शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अब अंतिम का 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है, बताना है। कितने मतलब छात्रों पर 5 अध्यापकों की व्यवस्था की गई है, आपको बताना है। 100 छात्र है कि 150 छात्र है कि 300 छात्र है या 350 छात्र है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, आप इसका आंसर जरूर हमें बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।